हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गए। इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो आपकी रीड शिक्षक भर्ती हुई थी लास्ट बार जो आपकी हुई है वो हुई थी 25/2/2023 को। यानी ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी लेवल फर्स्ट और 1 to 5 के लिए। तो इसमें ये परीक्षा हुई थी रीड मेन एग्ज़ाम के नाम से हुई थी, जिसमें आपके हम इस वीडियो के अंतर्गत ये भी बताते हैं हम बात क्या करने वाले हैं। अब तक चाहे वो रीड मेन हो या पात्रता, ये सभी पेपर में जो मैथ और प्लस मैथ की पेडागोजी ये जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आपको है अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो अदर वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एक ही वीडियो में इसी में मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो इसमें रीड मेन एग्जाम हुई थी तो इसका सिलेबस भी देख लेंगे कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। इसमें जो मैथ के जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं यानी पर्टिकुलर जो टॉपिक दिए होते हैं मैथ के उससे 5 क्वेश्चन, और जो आपकी पेडागोजी होती है मैथ की उससे 4 क्वेश्चन। इस प्रकार ये टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके अलावा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो आपकी रीट पात्रता हुई थी जुलाई 2022 में, उसका क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन है तो उन्हें भी देख लेंगे। इससे पहले आपकी रीट सितंबर 2021 में परीक्षा हुई थी उसके भी 30 क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। इससे पहले रीट जुलाई में हुई थी रीट 2018 में हुई थी तो उसके भी, फिर रीट 2016 में हुई थी वो भी 30 क्वेश्चन। फिर आपकी आरटेट हुई थी, ये आरटेट है 2013, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी देख लेंगे। इससे पहले आरटेट 2011 भी हुआ है उसके भी 30 क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। लेकिन एक थर्ड ग्रेड के नाम से परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है 2013 में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी। तो इसमें है 5-4, ये 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही आपका पैटर्न फॉलो किया गया था इस परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि पेपर 6 to 8 का लीक हुआ था आपको मालूम है, तो फिर दोबारा एग्ज़ाम करवाया गया था। और द्वारा क्या एग्ज़ाम करवाया गया था वो पात्रता आपकी निरस्त कर दी जिसके आधार पर सिलेक्शन होता, लेकिन फिर द्वारा से पात्रता करवाई गई जुलाई में, फिर रीटमेन के नाम से एग्ज़ाम हुई थी। तो इस पैटर्न को फॉलो करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी देख लेंगे। ये ओवरऑल सब है जो क्वेश्चन पेपर अब तक पूछे गए हैं। तो पहले देख लेते हैं हम रीटमेन में, यानी इसमें क्या क्या पूछा गया था, यानी मैथ के क्वेश्चन प्लस उसकी पेडागोजी। और एक बार सिलेबस देख लेंगे उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा किन टॉपिकों से ये आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके रीट मेन एग्जाम के क्वेश्चन और प्लस सिलेबस। एक बार आप है सिलेबस देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस था रीट मेन एग्जाम का। ठीक है, जिसमें आपके 300 का पूर्णांक था, 150 क्वेश्चन पूछे गए, 2.5 घंटे का समय था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, जिसमें से आपने 3 गलत कर दिए 1 सही कर दिया तो आप बराबर हो जाएंगे ना। तो आप कह सकते हैं जो आपने सही किया वो बराबर हो जाएगा 3 गलत करने पर। ठीक है, इसमें हम पहले देख लेते हैं जो मैथ से संबंधित कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं और सिलेबस क्या था। मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे केवल सब्जेक्टिव। जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 10 अंक के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 2 का, तो इस वजह से ये 10 है। और ये टॉपिक लगते हैं आपके, देखा जाए इन्हें अगर टॉपिकों को गिना जाए तो ये हो जाते हैं आपके 8 टॉपिक। 8 टॉपिकों में मोस्टली है जो आप पात्रता परीक्षा देते हैं ना उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली वही टॉपिक हैं ये। ठीक है, तो जैसे इसमें से जो क्वेश्चन बना था एक तो अभाज्य संख्याओं को लेकर पूछा गया था। ठीक है, बाकी गणितीय मूल से क्रिया से क्वेश्चन बना था गुणा को लेकर, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। इसके अलावा रेखा और कोण से 2 क्वेश्चन आए थे, ये 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं आपके बाकी है ये टॉपिक हैं, आप रीट पात्रता करेंगे ना उसमें भी ये सभी टॉपिक हैं। लेकिन उन्होंने एग्जामिनर ने ना तो प्रतिशत से पूछा, न लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ना ये गुणनखंडों से एलसीएम एचसीएफ भी नहीं पूछा, ना इसमें समतल आकृतियों के परिमाप क्षेत्रफल से पूछा, ना ये 3D से पूछा किसी से भी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने ये सिंपल से क्वेश्चन बना दिए थे। इसकी पेडागोजी और देख लीजिएगा मैथ की, जहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जामिनर भी बताऊंगा आपको एक चीज़ कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछने थे तो ये 8 अंक के हो जाएंगे ना इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उसने 6 पूछ लिए शिक्षण विधियों से, मैं आपको बताऊँगा प्रूफ। जैसे शिक्षण विधियाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था, गणित के शिक्षण के उपागम से एक क्वेश्चन आया था, और शिक्षण की चुनौतियों से एक क्वेश्चन आया था। यानी जो गणित शिक्षण होता है उसमें चुनौती कौन कौन सी होती है उससे एक क्वेश्चन था, और सहायक सामग्री से आपके 2 क्वेश्चन थे, और मूल्यांकन से एक क्वेश्चन था, और जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना यहाँ पर शिक्षण लिख रखा है लेकिन उसमें परीक्षण पूछा था तो यहाँ से एक क्वेश्चन। तो गिन लीजिए 1
2, 2 4 और 2 6, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि हो सकता है कि साइकोलॉजी का पोर्शन भी जुड़ा हुआ था उसके साथ, तो उसके 10 क्वेश्चन आने थे, तो 10 आने थे, तो हो सकता है उससे, लेकिन साइकोलॉजी के डायरेक्टली ऐसे शिक्षण विधियों से क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो मोस्टली ये बनाता है कि जो साइकोलॉजी में टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से, उसमें शिक्षण विधियाँ नहीं होती हैं। हालांकि फिर भी एग्जामिनर है, उसने किस तरीके से बनाया वो जाने, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि ये पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा है क्वेश्चन, देख लेते हैं जिससे कन्फर्म हो जाएगा। जब हम इस पेपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 95 नंबर क्वेश्चन है जो पहला ही मैथ से बना था। ये दे रखा है यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 है तब एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये मल्टीप्लाई में, तो हम फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2765 बटे आपके 395 हो जाएगी। इसे 5 से काटेंगे, इसे भी 5 से काटेंगे, तो ये हो जाएगी परम 25, ये परम 25, 5 15, और नीचे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 9 5 45। तो आप है ये काम कीजिएगा ऐसी इस, अब देखो हमें कन्फर्म तो नहीं है इसमें कि हमें या तो भाग दे के देखना पड़ेगा वो ऐसी कौन सी संख्या थी दोनों को काटे। तो आप एक काम कीजिएगा कि नीचे की संख्या में किससे गुणा करें कि 3 आ जाए पीछे, तो आप 7 से ही गुणा कर दीजिए। 7 नाम 63 होती है, तो लगभग में आपका आंसर यही हो जाएगा फिर, क्योंकि आप गुणा कर लीजिएगा। 7 7 49 और 6 कितने होते हैं 55, तो ये आ गया 553। तो यानी इससे ये 7 बार कट जाएगी। एक तो ये लॉजिक है, ये तो बेसिक है। कहा है कि इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, इस जगह एक्स पर जैसे सीवर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इससे करेंगे तो डायरेक्टली यही मान आ रहा है, तो ये भी राइट आंसर है। 1/7 इसलिए नहीं होगा, इसका इससे गुणा करेंगे, यानी x की वैल्यू 1/7 रखेंगे तो मान कम हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि 2765 आ जाए। अगर इस 2370 से गुणा करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी आएगी, तो ये हो नहीं सकता। बाकी 3160 सबसे बड़ी संख्या थी, इससे गुणा करेंगे तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, यानी बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो इस वजह से इसे अब देखा जाए तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते इसे बेसिक से करना, कि ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन था तो आप किसी भी आधार से करते हैं तो हो ही जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो आपका मैथ से बना है। ये 99 नंबर क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक संलग्न आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। यानी जो रेखा है ना ये वाली ए से बी की तरफ जा रही है, तो इसके समानांतर सी डी है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है, देखो हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, जब आप रेखाकृत पढ़ते हैं तो यही चीज़ें समझाई जाती हैं शुरुआत में, ठीक है, और उन्होंने इसी से बना लिया। वैसे हर बार से यही इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिएगा जो ए पर है ये अंदर की साइड 80 कोण बन रहा है, हमें एक्स की वैल्यू ये वाली ज्ञात करनी है, और देखा जाए तो सी पर 20 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, ये समानांतर है, यानी आप है इसे ऐसे मिलाएंगे ना तो ये समानांतर है। अब हो सकता है मेरा पेन ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन ये समानांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समानांतर। तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर भी जो एक्स कोण है यहाँ पर भी एक समांतर रेखा काल्पनिक खींच सकते हैं ना, रेखागणित में ऐसा चलता है। तो इसे खींचेंगे तो इसे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इससे आंसर कैसे आ सकता है। देखो कि इसका ये कोण ये उल्टी जेड जैसा ये निशान बनता है, तो नीचे तौर से ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है कि ये 80 है तो नीचे तौर से ये भी 80 होगा। अब इसी प्रकार नीचे वाले को देखिएगा, ये सी है ना, सी से डी की तरफ ये रेखा जा रही है। अगर आप है इसे उल्टी साइड लाएंगे इधर, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इधर साइड आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपके एकांतरी कोण हो रहे हैं, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 80 ऊपर था 20 नीचे है, टोटल कोण का मान कितना हमें पूछा था, तो ये टोटल कोण x बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भी लॉजिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया यही, इसके अलावा अन्य लॉजिक भी इसमें लग जाएंगे, लेकिन जो आपको सुविधाजनक लगे करने के लिए सॉल्व तो वो अपना लीजिएगा और राइट आंसर आना चाहिए अपना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो मैथ से पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर है 107 नंबर। देखिए, ये मैं कह नहीं रहा था कि रेखागणित से आपके रेखा और कोण से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो एक तो हमने किया था 107 नंबर, सॉरी 99 नंबर क्वेश्चन किया था, तो अब कर रहे हैं हम 107 नंबर क्वेश्चन। तो इसे देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि पी क्यू के समानांतर, यानी इसके समानांतर है आर एस, ये वाली है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। अब एक काम कीजिएगा, ये जो कोण है ना
ये जो कोण है ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो 3x माइनस 20 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या रखना है कि जब हम कोई भी समानांतर रेखा हो, अगर उसकी एक साइड यानी इधर की साइड और वो भी अंतराभिमुख कोण होते हैं, तो इनका योग होता है वो 180 होता है। आपने पढ़े होंगे ये। तो आप है 2x माइनस 10 और ऊपर की साइड कितना आ जाएगा 3x माइनस 20। अगर इन दोनों का योग है 180 के बराबर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, यही पूछा था मैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 3x माइनस 20, ठीक है, प्लस 2x माइनस 10, ये डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये बराबर 180 के हैं, क्योंकि एक तरफ बने अंतःविमुख कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब देखो 3x और ये 2x, तो ये कितनी हो गई 5x, और ये माइनस की 20 है, माइनस की 10 है, तो ये नहीं जोड़ेंगे तो माइनस की 30 हो जाएंगे, बराबर है 180। 5x बराबर ये माइनस 30 है ना, इधर 75 करेंगे तो ये 210 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी ना, 180 की तरफ जाएगी 75 होके, तो ये आ गया 210। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो 210/5, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, यानी 42 डिग्री निकल के आया है किसकी, x की वैल्यू। हमें यही पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिएगा। अब है आप है ऑप्शन में देख लीजिएगा, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आप है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर एक ही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 107 कर लिया था। इसके अलावा और भी मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके क्वेश्चन नंबर, ये तो फिजिक्स का 111 नंबर, 12 नंबर देखिए, 112 नंबर। ये पूछा है आपके, मैं बता नहीं रहा था, अभाज्य संख्याओं से पूछा था। देखो ये 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो 80 के नज़दीक पूछी है, देखो इसमें 81 भी दे रखी है 80 के बाद, ठीक है, और कोई दे रखी 83 भी दे रखी है, और इससे पहले 80 से पहले 79 दे रखी है, और 73 दे रखी है। देखो हमें 80 के नज़दीक बतानी है, या तो 81, लेकिन 81 यूँ नहीं होगी क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो 81 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, अन्य संख्या है उनका भी चला जाएगा, ये तो हो नहीं सकती। हो सकती है तो ये हो सकती है, और नज़दीक ये हो सकती है। हालांकि ये 2 स्टेप बात है, ये 1 स्टेप बात है। तो ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें एक और खुद का भाग जाए, इनके अलावा किसी अन्य का ना जाए। तो ऑप्शन नंबर फिर ये हो जाएगा 79 वाला, कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये है आपका जो पात्रता परीक्षा होती है उनमें भी पूछते हैं, और रिट मैन में भी पूछा है, तो यानी ये सिंपल ही क्वेश्चन था यार, इतना टफ नहीं था ये। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 115 नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, तो वो 180 होता है। यानी एक रेखा कह सकते हैं कि एक और बने सभी कोणों का योग, जैसे कि ये 2 कोण बन रहे हैं, या 3 बन रहे हैं, या 4 बन रहे हैं, जितने भी कोण बनते हैं इन सभी का योग होता है ना, वो कितना होता है, 180 होता है। तो यही होता है रैखिक युग्म के कोणों का योग, ठीक है। और यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक रेखा के एक और जितने भी कोण बनेंगे ना, उनका योग तो 180 होगा। तो हम 180 पे जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बने थे, वो भी देख लेते हैं। और कौन से क्वेश्चन बने थे, चलो ये देख लीजिए। मैं जो बता रहा था वो शिक्षण विधियों से संबंधित था, तो ये देखिए शिक्षण विधियों से संबंधित ये क्वेश्चन थे। अब देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखिए ध्यान से। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक है क्या, हाँ सही है, वर्गात्मक है, और एवं युगपत समीकरण को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी। आपने देखा होगा, जो हम आपने कोटि सुना होगा, कोटि और भुजा, जब हम जो पढ़ते हैं ना रेखागणित, तो उसमें मानचित्र से संबंधित आपने देखा होगा, जैसे कि -3 +4, तो ये चीज़ें होती है ना, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए आप है ग्राफ का उपयोग करेंगे। जादू की लालटेन है, इसका रोल नहीं होगा। बुलेटिन बोर्ड है, ये तो कोई न्यूज़पेपरों को छापने के लिए होता है, यानी स्कूल में जो कोई नोटिस वगैरह छापते हैं, छापने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पर चस्पा देते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है।
तो वो आपकी चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, उनसे संबंधित है। लिखवा फ़ोन होता है जो भाषा से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसे सुना जाता है, फिर उससे शुद्धिकरण किया जाता है जो आपकी बोलने से संबंधित त्रुटि है किसी शब्द से लेकर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी ग्राफ विधि का हम उपयोग करेंगे। और जो इसमें 4 खंड होते हैं ना, चतुर्थांश बोलते हैं, पहला खंड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सभी के अपने अपने चिन्ह होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं से संबंधित था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले मैंने देखा नहीं है, फिर भी पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी देखो, ये भी शिक्षण विधियों से संबंधित था। कह सकते हैं शिक्षण विधि का मतलब ये है सहायक सामग्री में पूछा है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 117 नंबर। ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। आपको ऑप्शन ये दे रखे थे, यानी आप शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे या निराश विद्यार्थियों को मुंह मोड़ने लगेंगे। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये होगा नहीं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे, तो ये भी तो चलो छोड़ देते हैं और भी देख लेते हैं। उनसे नई आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, ठीक है। जब आपको पढ़ाया गया है और मतलब ये है कि गणित से नकारात्मक कैसे कर रहे हैं, दृष्टिकोण रखते हैं, आपकी कक्षाओं कुछ विद्यार्थी गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम ये कहेंगे अगर नकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं तो उनके लिए हम शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। जो हम पढ़ाते हैं तरीका है ना, उससे बच्चे है क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको शिक्षण विधियों को जो नए तरीके हैं, टेक्निक है, उन्हें अपनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे रुचि लेना मैथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था उन्होंने, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऑप्शन डाल के ना, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये कन्फ्यूज कर गया था। तो यानी सी और ए, जिनमें से बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर टुकड़ों में पढ़ाएंगे ना, यानी सूक्ष्म से स्थूल यानी टुकड़ों में पढ़ाते हैं, फिर भी ठीक है, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा। फिर उससे फिर जो भी व्यापक रूप होता है उसे समझा दीजिएगा, ये भी लॉजिक ठीक है। अब बात यह कि हमें तो एप्रोप्रिएट छांटना था, और हालांकि ऑप्शन ए सही होगा। अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे जो पढ़ाने के तरीके हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके इसी ने पूछा था, रीट हुई थी 2018 में। ये उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लिया है। ये बोर्ड चेंज हुआ है, यानी ये से पहले है BSc बोर्ड कराता था इन परीक्षाओं को, ठीक है। अब करा रहा है आपका ये RSSB, अधीनस्थ बोर्ड बोलते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा है। अब इनमें सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, आपको क्या लगता है वो देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे कि जो आपके मानक संबंधित मूल्यांकन में जो निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी जो आपके नॉन रेफरेंस एवोल्यूशन होते हैं वो आप है टेस्ट यूज एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसे सुमेलेटिव आप है एवोल्यूशन बोलते हैं। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि ये मानदंड संबंधी मूल्यांकन निर्देशन के दौरान परीक्षण के दौरान की बात आ जाती है ना, तो ये यहाँ पे फॉर्मेटिव हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये तो होगा नहीं। बाकी मानव संबंधी मूल्यांकन निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे संरचनात्मक, हालांकि ये हो सकता था, लेकिन ये मानक संबंधित नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, ये निर्देशन की तो बात ही नहीं आती इसमें। निर्देशन परीक्षण का उपयोग करेंगे ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। बाकी मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत परीक्षण का उपयोग करते हैं उसे संरचना, तो ये भी गलत है। एक लॉजिक ये सही लग रहा था कि मानक संबंधी मूल्यांकन में जो निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है, यानी वर्ष के लास्ट में किया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा था मुझे, जो अच्छा पूछा गया था इन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कच्चा कच्च में प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो देखो, नोटिस बोर्ड तो कहते नहीं है, क्यों नोटिस चिपकाई जा रही है इस पर। श्यामपट्ट इसलिए नहीं कहेंगे, ये तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी शिक्षक करता है उपयोग किसी भी चीज़ को चित्र बनाने में, किसी चीज़ को समझाने में। हरिपट्ट ये हमने पहली बार सुना है, ये कोई होगा, हरिपट्ट होगा। इसमें इंग्लिश क्या दे रही, इंग्लिश तो उधर ही साइड रह गई, कोई दिक्कत नहीं। इसे प्लालेन बोर्ड बोल रहे हैं ना, इसे फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं, ये सही रहेगा कहना। यानी चित्रों, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा ये 3D चित्र होते हैं, फ्लैनर बोर्ड पर चिपकाते हैं, चाहे किसी का भी बनवा के लाते हैं और इसे पिन के थ्रू है इस फ्लैनर बोर्ड पर चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कच्चा कच्चे में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो फ्लैनर बोर्ड होता है।
लेकिन 121 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव पाया जाता है। उसमें विविधता नहीं रही, यानी विविधता नहीं कर पा रहे जब एक समान के बना दिए थे क्वेश्चन। इसमें तो आप सभी कह सकते हैं विविधता नहीं बची उसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते लेते हैं, पूछे हैं क्या मैथ के मैथ। अब 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा है कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। यानी जो आपका फ्लैनल बोर्ड होता है ना, जो स्कूलों में लगे रहते हैं, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिस पे आप रंगीन चित्र बच्चे बना के लाते उसे चिपका देते हैं, तो उस पर हम रेगमाल कागज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है सैंड पेपर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है।